बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन जो इस वक्त K2 की स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कैसे हैं? ठीक हैं, फिट हैं? गर्मी का बुरा हाल है भाई, गर्मी में सब बारिशों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पता नहीं महकमा मौसमियात वालों ने जो इतनी जगह घेरी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। कहते कुछ है, होता कुछ है यार। इतनी बड़ी जगह आप लोगों के पास और आपकी जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं, फिर कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, तो फिर तुसी की कर रहे हो, फिर तुसी छड्डो सारा कुछ। एनीवे जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे, लेकिन अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ दो मेरी प्यारी प्यारी दोस्त यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो खुद ही अपना तारुफ आप हैं, लेकिन वो खुद अपनी तारुफ के लिए खुद बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिबीन और अस्सलाम वालेकुम तमाम दर देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे जी इस्लामाबाद लाउंज में। मैं हूं परवीन गिलानी और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ मौजूद हैं महानूर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। और हमेशा की तरह जो है 8 बजे से 9 बजे तक गपशप का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी और सारी रहेगा इस्लामाबाद लॉन्च में। बिल्कुल जनाब। और अगर हम थोड़ा सा आए, आज मैं परवीन से भी कह रही थी और महानूर से भी कि यार पहले ईद से 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद जो है ना खाली खाली हो जाता था, लेकिन अभी मैंने देखा कि एकदम से जो है इस्लामाबाद में गाड़ियों की भी कमी आ गई है और काफी ट्रैफिक से आपको आइडिया होता है कि बहुत कम हो गए हैं लोग। इसका मतलब है कि लोग जा चुके हैं मोस्टली। हाँ, क्योंकि शायद बच्चों की भी छुट्टियां हैं और मे भी हो सकता है कि लोगों ने अपनी छुट्टियां वगैरह जमा की हो तो पहले ही इकट्ठी करके निकल गए हो कि बस ठीक है जाना है तो चले जाएं। खासतौर पर वो लोग जो कि शायद मे भी थोड़े बेहतर इलाकों में रहते हो जहाँ पे मौसम बेहतर हो, क्योंकि इस्लामाबाद के मौसम में तो अब वो बात ही नहीं रही। अब तो वो जो कहा जाता है कि खुश हो जाएं जी, यकम से आगे फलां 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 इतने दिन बारिश होगी और हम भी खुश होते हैं। अच्छा जी, ईद तो बारिशों में गुजरेगी, महकमा मौसमियात ने बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, रियलिटी वो होती ही नहीं है, बारिशें भी नहीं होती और ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है। और अब क्या किया जाए, अब इवन जो अपने आबाई इलाकों में लोग जाते थे वो ट्रेंड अब ज्यादा इस वजह से भी होना शुरू हो गए, क्योंकि अब मजबूर इस वजह से भी हो गए कि आप ये देखें कि अपने जो आबाई इलाके होते, पहले हम कहते थे कि क्या सब्जी लेनी, क्या अब ये छोटी छोटी चीजों के लिए जाना, अब हम कहते हैं कि वहां से कुछ भी हमें मिल जाए, ताजा मिले, साफ मिले और कम पैसों में मिले। और चंदा आपकी दफा ये भी देखने में आ रहा है कि जी कुर्बानी, जिन घरों में 2-3 कुर्बानियां हुआ करती थी वहां पर मुश्किल से अब 1 कुर्बानी होगी। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है और उसके साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल। तो अभी आपको ये भी लोग आखिरी दिनों में भी लेके आते हैं, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा हार्श है, गर्मी है, लेकिन फिर भी जिस तरह पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल या पिछले, हम अपने बचपन में याद करते हैं तो 10-15 दिन पहले हमारा, क्योंकि घर बड़ा था तो ये होता था कि जानवर के लिए जगह भी बन जाती थी और खेलना होता था उसके साथ, उसका और जिस दिन बाबा लेके आते थे जानवर तो उस दिन सारा दिन ये इंतजार होता था, ना खाना पीना अच्छा लगता था ना कुछ और, इस इंतजार में होते थे कि कब वो कदम रंजा फरमाए और कब हम उनको देखें। और वाजिबीन, आपने देखा होगा कि हमारे टाइम में हम एक चीज ये भी हुआ करती थी कि जो भी कुर्बानी का जानवर होता था, खुसूसन अगर बकरा या कुछ ऐसा ही है, तो कुछ दिन पहले जब वो घर आ जाता तो हमने उसकी देखभाल करनी। जब सर्दियों का टाइम हुआ करता था तो हमने कोई ऐसी गर्म कोशिश करनी, कोई स्वेटर, कोई ऐसी चीज है जो उसके ऊपर डाल दो। जानवरों की ज्वेलरी इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है कि उसके बाद वो फेंकने का दिल नहीं करता। और इवन जिस दिन ईद का दिन हुआ करता था और जब कसाब आया करते तो ज़बह करने, तो हम कितना रेजिस्ट, नहीं हम लोगों ने नहीं, हाँ नहीं हमारे वाले को ना ज़बह करे, मम्मा हम लोगों ने नहीं करवाना, हमने नहीं ज़बह होने देना, ये हमारे साथ ही रहेगा, ये हमारा जानवर हमारे साथ ही रहेगा। अब आप देखेंगे अब चीजें उस तरह से नहीं, अब बच्चों में वो फीलिंग्स भी नहीं है, शायद पेरेंट्स भी नहीं करते हैं। बच्चों में फीलिंग्स हैं, लेकिन बड़ों ने फीलिंग्स को चेंज कर दिया है कि भाई हमारा जानवर बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा है और बाबा इसके साथ मेरी सेल्फी जो है अपलोड करें, ये करें वो करें। अब वो वाली जो रियल खुशी थी ना, वो हमने डिजिटल खुशी में चेंज कर दिया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुकाबला आ गया और उसमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा बहुत दुख होता है इस चीज और अगर बताना और शो ऑफ कर। जी नहीं आप कंटिन्यू। मैं मतलब अगर आप दोनों नहीं बोलना तो मैं कि हमने तो इतने का जानवर लिए, हमारा तो इतने, तुम लोगों ने कितने का लिए, सब बाकायदा अगले बंदे को फील। अच्छा इस टाइम पे तो बल्कि अब मैं कहूंगी अब जो हालात है, आप कह रही थी कि पहले लोगों के 3-3, 4-4 जानवर लिया करते थे, अब उनकी भी इतनी सख्त रहेगी कि एक जानवर पे वो गुजारा करो। जो बेचारे एक लेते थे उनकी तो बिल्कुल ही जेब जवाब दे गई है। तो बजाय ये कि जो नहीं ले पा रहे उनसे जा के पूछना कि हाय आप लोगों ने जानवर नहीं लिया अभी तक, अच्छा आप लोग नहीं कर रहे कुर्बानी, छोड़ दें उनको उनके हाल पे, आप अपने जानवर के साथ अगर आप लोगों ने लिया है ठीक है, जो दिल करता है और ऐसे खिलाएं पिलाएं, जो उसकी रीजन ये है ना, ताकि वो जो जानवर जिस कुर्बानी के मकसद के लिए लिया गया है या जिस इसार को याद करने के लिए लिया गया है,
تو وہ سنت ابراہیمی اس میں پوری ہو. لیکن اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک نیچرل فطرت ہوتی ہے اسی کے اوپر پیدا ہوتا ہے. آج ہم تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کر ہی لیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں کہ بچپن میں عموماً آپ دیکھتے ہیں جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے, گھر میں بلی ہوگی تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا, مارے گا کبھی, بالکل, کوئی مرغی ہوگی تو اس کو وہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت کا یا یہ جو احساس ہے یہ برتھ کے ساتھ ہی ہے, آپ کے جنم کے ساتھ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں بچوں کی عادتیں اتنی چینج ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں یہ بہت ضدی ہے, تو ضد کرتا ہے, یہ ضد کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. وہ بچہ سنتا ہے اچھا یہ میری کوالٹی ہے, چلو بھائی اب ضد تو میں نے کرنی کرنا ہے. ہاں یہ بری چیزیں ہم خود بچے کی انہانس کرتے ہیں. لیکن اگر بچے کے اندر کوئی بری بات ہے, کچھ بری عادت ہے, یا دوسرے بچوں کو مارتا ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے, تو آپ اس کو سمجھائیں. بچے بالکل سمجھتے ہیں, 2 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھتا ہے, میں 1 سال کا بھی سمجھتی ہوں. یقین کریں آپ اس بچے کو اگر بال کھینچنا, بچوں کی ایک نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بال کھینچتے ہیں یا آپ کو نیلز مار جاتے ہیں, مارتے ہیں. ہاں آپ اس کو جب کہتے ہیں نا نو بری بات, ایسے جب آپ اس طرح کے جیسچر اس کو دیتے ہیں تو یقین کریں وہ ایک دفعہ غور سے دیکھتا ہے کہ یار ماں تو ہنسی نہیں آگے سے, ماں نے تو کوئی پازیٹیو ری ایکشن نہیں دیا, اس کا مطلب ہے کچھ ایسا میں کر رہا یا کر رہی ہوں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یقین کریں جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں, آپ کے ایکسپریشنز کو گیس کرتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ نہیں کرتے, وہ کہتے نہیں بڑا ہوگا خود سمجھدار ہو جائے گا, اس کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی. لیکن بچپن کی جو کمیاں ہوتی ہیں زندگی میں, میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے کہ جو بچپن میں نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, جو نظر انداز ہو جاتے ہیں, جب ان میں اعتماد کی کمی آ جاتی ہے, جن گھروں میں ماں باپ کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ بچے اس وقت تو کچھ نہیں کہتے. لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ ساری خامیاں سامنے آتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جو لوگ بڑے ہو کے بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, تشدد پسند ہو جاتے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کبھی بیٹھ کے, آپ کو ان کی زندگی کو جاننے کا موقع ملے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ بچپن میں یہ ساری چیزیں ہوئی بھی ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بچے یہ بڑا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مائیں اسمائل کر رہی ہیں یا خوش نہیں ہو رہی, تو اس پہ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہماری ماؤں کو وہ آؤٹ آف لو کر رہی ہوتی ہیں. یہ لگتا ہے کہ اگر میں بچے کی مار کھا لوں گی تو یہ بہت اچھی بات ہے, چھوٹا سا تو ہے. لیکن پھر جب وہی بچہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت نارملائز ہے, میری ماں نے بھی کیا, اب میں جوانی میں بھی کروں گا, اور کل کو کوئی بیٹی کسی کی میرے گھر میری بیوی بن کے آئے گی تو میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں گا, اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاؤں گا. اچھا جی, ہم بچوں کی محبت کے اعتبار سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹی چھوٹی 2 ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ, وہ شیئر کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر یعنی کہ ان کا سوشل بیہیویئر جو ہے وہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو کبھی یعنی ایکنالج ہی نہیں کرتے, ہم کبھی اس چیز کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹے جاؤ یہ پیسے اس کو دے دو یا یہ کھانا ان کو دے دو. آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کچھ اچھے ایسے کام کروائیں گے, ان کو بہت مزہ آئے گا اور وہ ان کی فطرت کا حصہ بنے گا. یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ذرا آپ بھی دیکھیے. آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر یہ چیز, یہ احساس موجود ہوتی ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی, ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں, کلاس میں کوئی تم سے آگے نہ نکلے, بالکل بالکل, فیملی میں کوئی تم سے آگے نہ نکلے. یہ وہ چیز بچے کے اندر آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ مقابلے پہ آ جاتا ہے اور اس کے اندر سے محبت نام کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت انہیلدی کمپٹیشن کو ہم جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی, میں نے یہ چیز نوٹ کی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ایک خاتون ماں کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے, بینگ اے وومن, چاہے بچہ جس سے بھی اٹیچ ہو, لیکن جو ماں کا انفلوئنس ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. اب جب ماں ہی خوش نہیں ہے, اس کے لیے سچویشن ایسی ہے, تو وہ غصہ کسی پہ اتار نہیں سکتی, وہ بچے کے اوپر غصہ اتارتی ہے, اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ سہم جاتا ہے سب کے سامنے. جب اسے ڈانٹا جاتا ہے, اسے مارا جاتا ہے, وہ کوئی بات کرے تو اسے اسنیپ کیا جاتا ہے, تو اس بچے کا کانفیڈنس بہت کم ہو جاتا ہے. بالکل. اور اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ چیزیں اس کی ماں کے ساتھ برے ہو رہی ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے نا, اس کو آپ چاہتے ہیں اس کی پرسکون زندگی ہو, تو اس کی ماں کی پرسکون زندگی رہے, تاکہ. اور لیکن یہاں پر تو قدم قدم پر چیزوں کے لیے بدلے لیے جاتے ہیں. بالکل. لائک جو ایک نئی خاتون آتی ہے, میں کہیں سے بھی کوئی بہوؤں کی سائڈ نہیں لے رہی یا میں ساسوں کو برا نہیں کر رہی, لیکن ایک نیا بندہ جب ایک گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے, اور زندگی کے جو 20 25 30 سال جو ہے اس ساس نے اپنے تجربات سے گزارے ہوتے ہیں, میرے خیال میں ان کو تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ شاید اچھا یہ میرا بچہ چھین لے گی, یہ یوں کر لے گی. اگر آپ اس کو بیٹی کا درجہ دیں گی, وہ بالکل آپ کو ماں کی طرح پیار کرے گی. وہ تو یہ سوچ کے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے مرتے دم تک یہاں پہ رہنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں پر ایک خاص قسم کا جو ہے ایک جیلسی, ایک حسد اور ایک بدلہ لینے کا جو ایک رواج ہے. اب تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ چیزیں ہیں.
आपने देखा होगा माजबीन, एक चीज ये भी होती है कि एक तो अगर कोई नया बंदा, वो नई बंदी अगर आपके घर में आई है और अभी आपकी वो फैमिली मेंबर बनी है, तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो इतने साल उसने अपने घर में गुजारे हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म की आदतें लोगों के घर में होती है, एक सिस्टम होता है प्रॉपर। जब एक नए सेटअप का हिस्सा वो बनती है, वो देखती है यहाँ पे तो चीज़ें बहुत ही चेंज हैं, या कोई ऐसी बात करती है कि ये गलत है, इसको ऐसे अगर हम लोग कर लें बेहतर, तो फौरन से उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया जाए, अच्छा अब ये हमारे निजाम को बदलना, वो तुम्हारे बाप का घर था। ऐसे ही होता अच्छा, एक और चीज भी मैंने नोटिस की है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो उसमें हम बैलेंस नहीं रखते। हमें ये सिखाया जाता है, बीइंग अ वुमेन, ये एक बहुत गलत चीज है कि हमें सिखाया जाता है जरा आपने डिप्लोमेटिक होके चलना है, अपनी मर्जी मनवानी है तो जरा उधर से घूम के आके आपने बात करनी है, डायरेक्ट नहीं बोलना। जो लड़की डायरेक्ट, अगर ये उसको, उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो चाहती है मैं रेस्ट करूं, आज मैं कुकिंग ना करूं, तो उसके लिए उसको बेहोश होना जरूरी है। वो ये नहीं कर सकती कि मैं जो हूँ वो मैं नहीं, उसको सिखाया जाता है क्योंकि प्रमोट किया, उसे वैसे प्यार ही नहीं दिया जाएगा। तो वो ये जो सिस्टम है ना, और इसमें जो खवातीन ये कह देती हैं कि आज मैं नहीं कर सकती, तो उनके साथ बड़ा, उनको बुरा समझा। एग्जैक्टली जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम वो सुन रहे हैं। टेलीविजन का मेरे भाई टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, आवाज उसकी बंद कर दें ताकि हमारी बात हो सके। हेलो। जी जी जी, आपकी कॉल इस तरह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब भी कॉल करें, आप टीवी से या तो दूर हों, टेलीविजन सेट से, या फिर उसकी वॉल्यूम को बंद कर दें, क्योंकि ये जो हमारी बातचीत हो रही है इसमें थोड़ा सा गैप आता है, तो फिर आप वो बाद में सुनते हैं, बाद में जवाब देते हैं, इस तरह फिर हमारी आपसे बात नहीं होती। तो हमारी बड़ी अच्छी कॉलर है दुआ, और वो बड़े मज़े से हमें गाने भी सुनाती हैं, गपशप भी करती हैं, तो उनको देखें और सीखें कुछ। तो हम बच्चों की बात कर रहे थे जी। आप अपने बच्चों के ऊपर एक तो उनको एतमाद दें, सबसे पहली बात। घर में लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, अगर आप घर में लड़ते हैं तो कम से कम बच्चों के सामने एक दूसरे के साथ मत लड़ें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। लड़ाई के बाद बाप को भी नहीं चाहिए कि वो उस खातून की, जो उनकी बीवी है, उसकी बुराई करे, और माँ को भी नहीं चाहिए कि वो बच्चों के सामने जो है उसके बाप की बुराई करे, तुम्हारा बाप तो है ही ऐसा, इसमें अंदर कोई अच्छी बात है ही नहीं। क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन बच्चे के दिमाग के ऊपर वो सारी चीज़ें जो है वो असर करती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें बड़े होकर वो कह, अच्छा मैं अपनी माँ का बदला लूँगा, या फिर वो ये समझता है कि मेरी माँ बहुत जालिम है, मैं अपने बाप की तरह जो है ना नहीं बनूंगा। ये अक्सर कहा जाता है ना कि खवातीन अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है ना, वो कहती है तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो फिर उनको लगता है कि दोस्त मेरी माँ है और बाप मेरा दुश्मन है। हाँ। और वो इतनी मेहनत करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो वालिद होते हैं वो। ठीक है जी, कॉलर उनकी जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने राशिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आपका बड़ा अच्छा शो जा रहा है, और खासतौर पर आपके गेस्ट आए बड़े अच्छी बात कर रहे हैं कि जब तक हमारे मुआशरे में एक्टिंग नहीं होती तो डिप्लोमेसी ये सिखाई जाती है, तो ये वाकई बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट आउट किया है। हाँ हाँ ठीक है। और आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं आज? जी जी, मैं जी बिल्कुल प्रोग्राम अच्छा, लाइव तो हम जो तीनों हैं ना, हम लोग इसी प्रोग्राम के मुस्तकिल, मतलब हम पैनलिस्ट ही हैं, लाइक हम मेजबान हैं, मेहमान भी हैं, और हम डेली लाइक जब भी हमारे प्रोग्राम होता है हम तीनों यहाँ पर मौजूद होते हैं। असल में मेरी मिसेज में खुद ये क्वालिटीज है ना, तो मुझे ये फेस करनी पड़ती है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, लेकिन ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, ये जो होती है नेचर, ये इसको कंटिन्यू रखना चाहिए इंसान को। ठीक है। आप क्या समझते हैं खवातीन की इस बिहेवियर के एतबार से कि वो डिप्लोमेसी से काम लें या ना लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जो है ना बड़ा नुकसानदेह हो जाता है समटाइम? होती है नेचर पे रहे, ये वक्ती चीजें होती हैं, अपनी नेचर को, जो नेचर होते हैं ना अपनी फितरत, उसको कंटिन्यू अपनी रखना चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि जब खवातीन के ये मामलात होते हैं कि जी सास और बहू की नहीं बन रही वो, तो मर्द कितने इफेक्ट होते हैं? ठीक है, मर्द की मिसाल तो बेचारे की वो सैंडविच वाली हो जाती है, तो पिस जाता है बीच में। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें कॉल की, बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेट किया आपने। थैंक यू सो मच। ये बड़ी सही बात है महाजबीन, जो मर्द होता है ना, क्योंकि उधर से मदर भी उनको बोल रही होती है, माँ को भी नहीं कह सकते, इधर बेगम का भी फिर होता है। अच्छा, कुछ मैं अगर अपनी बेल्ट की थोड़ी सी बात करूं, अपने पख्तूनख्वा की, वहां पर कुछ भी हो जाए तो कि खबरदार जो मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा, लाइक अगर मेरी माँ कुछ भी कहती है भाई वो आपकी माँ है और आप उसका हुक्म भी माने। हमें अपने बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया है, लेकिन जुल्म जो है वो कहीं पर भी आप इस चीज को, मैं नहीं समझती कि उसको आप एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, आप अपनी वालिदा की भी इज्जत करें, अपनी बीवी से भी इज्जत करवाएं, लेकिन जबरदस्ती नहीं।
کچھ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ خود آپ کی والدہ کی عزت کریں. یہ کون سی عزت ہے کہ جو میں دل سے تو نہیں چاہتی کہ اللہ کرے کہ یوں ہو جائے اور اوپر سے میں کہوں جی امی آپ کو کیا چاہیے تو یوں ہے. اچھا زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے, آپ نے نوٹ کیا؟ یہ غلط ہے, جو دل سے عزت نہ کریں تو پھر بہت غلط ہے. آپ دیکھا ہوگا. اور ایک اور چیز بھی آپ اس پہ کیجیے گا کہ میں اب آئی ایم ان میرڈ, لیکن میں اپنی بہت سی میرڈ فرینڈ سے یہ چیز سن رہی ہوتی ہوں, مجھے لٹرلی پہلے تو ہنسی آتی ہے لیکن بعد میں بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے رویہ اور ہوتا ہے اور ان کے بعد کوئی اور ہوتا ہے, اور ہم بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی جب اپنے ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کے سامنے رویہ اور رکھتے ہیں اور وہ بعد میں اور رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہسبینڈ کا ڈرامہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہسبینڈ کا بھی رویہ ہمارے ساتھ اور ہوتا ہے, جب گھر میں اور لوگ ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو بہروپیہ والا سسٹم ہے نا, یہ نسل چلتا رہتا ہے. ایک اور چیز میں جو ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, جیسے مہاجبین آپ نے کہا نا ہماری طرف سے کہہ دیتا خبردار. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ کے بات کو, جیسے اگر لڑکی کہہ دیتی ہے کہ یار آپ کی والدہ نے یہ چیز ایسے کی یا یہ بات مجھے ایسے بولی جو کہ ناگوار مجھے گزری یا غلط بات مجھے بولی, تو کہہ دیتے ہیں میری ماں سادی ہے نا, بس چھوڑ اس بات کو ختم کر دے, میری ماں باقی اس کو ساری یہ جو سادی عورتیں ہوتی ہیں نا, اللہ معاف کرے, یہ وہ زہر گھولتی ہیں, یہ وہ زہر گھولتی ہیں گھروں میں کہ مطلب وہ استعمال سیریسلی وہ جو میاں بیوی کا ریلیشن وہ تو ویسے خراب ہو جاتا ہے. اچھا میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کروں گی, لیکن آئی تھنک وی ہیو اے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عنایت بات کر رہا ہوں کراچی سے. عنایت تو شرما کیوں رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تینوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے. کیوں ہنس رہے ہیں, کیا بات ہے؟ بس جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ ہنسی آ رہی ہے کہ جی جو کچھ بول رہے ہیں. ہاں عنایت ٹی وی کا والیوم بند کریں, آپ سے ایک بہت مزے کی بات میں نے پوچھنی ہے. عنایت آپ کے گھر میں بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں؟ جی بند کر دیے. اچھا عنایت آپ کے گھر میں بھی یہ سچویشن ہوتی ہے, ساس بہو کے جھگڑے آپ نے اپنی فیملی میں دیکھے ہیں؟ ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ ہم تک آ رہی ہے جی, آپ سے گزارش. عنایت سیریس ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے, وہ ویسے جس انداز سے بات بھی کریں. اچھا ویسے میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ہم خواتین کے بارے میں تو بات کرتے ہیں, جو میل ہوتا ہے نا, مرد کا بہت رول ہوتا ہے فیملی میں بیلنس کریٹ کرنے میں, بہت زیادہ اس کو. اور ہم چاہے میل ہو فیمیل ہو, یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بیلنس نہیں کریٹ کر سکتے. ہمیں یا تو ایک بندہ اچھا لگتا ہے یا ہمیں ایک بندہ ولن لگتا ہے یا ہیرو لگتا ہے. ہم اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی گرے ایریا بھی ہے. ایک انسان میرے لیے ہیرو ہے, وہ کسی اور کے لیے وہی انسان ولن بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے اپنے ایکسپیرینسز بھی ہیں, یا اس کے ساتھ بھی لائف میں کچھ ایسا ہوا تو وہ نارملائز کر رہا ہے وائلنس کو. تو جو میل ممبر ہوتا ہے فیملی کا, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, چاہے وہ بیٹا بھی ہو, آپ کا بھائی بھی ہو, اس میں بھی بہت بیلنس کریٹ کرنے میں. یہ جو ہم نے بچوں کی بات شروع کی تھی, اس کی مین ریزن بھی یہ تھی کہ جب آپ ایک بچے کے اوپر بچپن میں تھوڑا سا ٹائم نہیں لگاتے اور ان کو گلیوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بیچارہ تھکا آ رہا ہے کہ سوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اور صبح اسکول چلا جاتا ہے, پھر سے پارا ٹیوشن, یہ سارا آپ اس کی تربیت کے لیے اگر تھوڑا سا ٹائم نہیں نکالیں گے تو بڑا تو ہو جائے گا, وہ شاید اچھی پڑھائی بھی کر لے, وہ کسی بینک شینک میں بھی لگ جائے, نوکری شوکری بھی کر لے, لیکن اس کا بیہیویئر ٹورڈز ادر ریلیشنز, جو اس کی بیوی ہے, جو اس کے ان لاز ہیں, جو سوسائٹی ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے, وہاں پر اس کا بیہیویئر پھر دیکھنے والا ہوگا. اگر آپ نے بچپن میں اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, اچھی عادتوں پہ انویسٹ نہیں کیا, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ناٹ اونلی کہ جی ہم صرف لڑکوں کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے بیٹی کو بھی بگاڑ دیا, اگر آپ کی بچی ابھی 12 سال کی اور وہ آپ کے ساتھ زبان چلاتی ہے اور اس کو عزت کرنا نہیں آتا اور وہ موبائل میں لگی رہتی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے آگے چل کے وہ اپنی جو میرٹل لائف ہوتی ہے یا جو شادی کے بعد زندگی ہوتی ہے, وہ اس کو کیوں ریشو بڑھ رہا ہے جی ڈائیورسز کا, کہ جی طلاق ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہم صحیح طریقے سے زندگی کو بیلنس نہیں کر پاتے, کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں اچھا جی نہیں میری ماں نے جو کہہ دیا, میری بہن نے کہہ دیا, بس ٹھیک ہے, تو وہ جو آئی ہوئی ہے بیچاری, وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اگر اس کو یہ فیل ہوگا کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا یا میں یہاں پر اکیلی ہوں, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ, آپ اپنے بہن اور بھائیوں کو سنبھالیں اور مجھے جانے دیں. اور یا پھر وہ یہ کرے گی کہ وہ پھر اپنے لیے خود اکیلے ہی لڑے گی, اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی ایک ایسے ایکسٹریم, مطلب بہت سے میں نے ایسے پرسنلی لوگ دیکھے ہیں جو کہ شاید شادی سے پہلے ایسی لڑکیاں میں نے دیکھی بڑی اچھی, ان کی پورے جگہ پہ تعریفیں ہوا کرتی تھی کتنی اچھی ہے یہ وہ, لیکن شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا, جب انہوں نے دیکھا ان کے ان لاز کا بیہیویئر کچھ اس طرح سے ہے کہ مطلب ہسبینڈ بھی کہتے تھے بس ٹھیک ہے میری امی تو سادی ہیں, بات وہ ختم کر دیجیے, وہ
پھر وہ اپنے لیے خود اکیلی لڑتی ہیں. اور میں ان کو لڑتے ہوئے دیکھا بھی ہے کہ بس ٹھیک ہے اگر آپ لوگ میرے لیے نہیں کر سکتے اٹس فائن, یہ آپ کی باؤنڈری ہے, اس کو آپ کراس نہیں کریں گے. پروین یہ تو آپ وہاں پر بات کر رہے ہو نا, وہاں پر بات کر رہے ہو کہ جہاں پر آپ یہ بات کر سکتے ہو. لائک آپ کی ہماری سوسائٹی میں ہم بڑی بڑی پڑھی لکھی بچیاں لڑکیاں جو کہ ڈاکٹر ہیں, جو کہ وکیل ہیں, لیکن کیونکہ گھر سے ہوتا ہے بیٹے خدا کے لیے اپنے گھر کو سنبھالو, بیٹے بھائیوں کے سامنے نہ فریاد کرنا, باپ تمہارا جو ہے نا وہ پیشنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ بچیاں جو اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہیں, جو سوسائٹی میں بہت اچھی جاب بھی کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ اس لیے برداشت کرتی ہیں کہ نہیں فیملی میں کسی کو نہ پتہ چلے. تو یہ چیزیں ہمیں سوسائٹی سے ختم اس لیے کرنی ہوں گی کہ ایک گھر میں جہاں اچھا ماحول ہو وہاں پر سب خوش رہتے ہیں, لیکن اگر ایک خاتون کا موڈ خراب ہو, یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ گھر میں اگر ایک خاتون کا یعنی کہ ماں کا موڈ خراب ہے تو سمجھو کہ سب بیڑا غرق ہو گیا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے جی, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ان اسلام آباد لانچ. اور اسلام آباد لانچ میں ہم بات کر رہے تھے بچپن کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے, لیکن بچپن ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ کے ٹیلنٹ کو پالش کیا جائے تو وہ مزید آگے جا کے نکھرتا بھی ہے. بڑے ہو کے آپ اس کو مزید پالش کر کے اس کو آپ اپنا ذریعہ معاش بھی بنا سکتے ہیں, سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم پہلے بھی پروگرامز میں بات کرتے رہے کہ یہ تھراپی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ نے ہمارے ساتھ محجبین ہوتی ہیں, پروین انہوں نے اپنے کچھ آرٹ کے بارے میں بھی بتایا. تو یہ obviously شوق تو بچپن سے ہی ہوگا, تو یہ ایک طرح سے تھراپی بھی ہوتی ہے. اور آپ جن کو دیکھ کے بھی شوق ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر آپ کو دل کرتا ہے یار میں بھی کر سکتا ہوں. اور یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. یہ ایسی کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد لانچ پہ آپ کو دکھائی جائے. تو فن اور فنکار میں آج ایک بڑا زبردست سا ٹیلنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور وہ ٹیلنٹ ہے زارا کا. زارا آپ کو کپڑوں کے بارے میں بتائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ٹائی اینڈ ڈائی بڑے پیارے آج کل فیشن میں ہیں, تو ٹائی ان کو کس طرح کیا جاتا ہے, مطلب باندھا کیسے جاتا ہے, باندھا پھر بعد میں سکھائیں گے, کیونکہ ٹائی کا ہی مین رول ہوتا ہے کس طرح آپ اس کو باندھتے ہیں. سو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ زارا آج ہمیں کیا سکھائیں گے. السلام علیکم, خوش آمدید. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور فن و فنکار میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. میرا نام ہے زہرا اور میں فیشن اینڈ ٹیکسٹائل انسٹرکٹر ہوں نفٹی سویئر انسٹیٹیوٹ پہ. اور ہر ویک منڈے اور ٹیوزڈے ہم آپ کے لیے فن و فنکار کے اندر سیگمنٹ لے کے آتے ہیں, فن و فنکار, جس کے اندر ہم آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سکھاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیک سکھاتے ہیں, وہ چیزیں جو آپ گھر پہ بیٹھ کے ٹرائی کر سکتے ہیں. اور نہ صرف آپ ان سے چیزیں بنا سکتے ہیں بلکہ ان سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں, ان سے کما بھی سکتے ہیں. میرے ساتھ عائشہ موجود ہیں جو کہ نفٹی سویئر میں فیشن ڈیزائننگ کری ہے, اینڈ آج یہ مجھے اس سیگمنٹ کے اندر اسسٹ کریں گی. آج جو ٹیکنیک ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی مزے کی ٹیکنیک ہے. وی آر ڈوئنگ ٹائی اینڈ ڈائی. ہم ٹائی اینڈ ڈائی کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ اکثر ڈائرس کے پاس جاتے ہیں اور یہ لائک ابھی 2 سال بہت ان رہا ہے, فیشن میں رہا ہے, ٹرینڈنگ رہا ہے, اور بہت آسان سی ٹیکنیک ہے. آپ کو صرف کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کو ڈائی کرنا ہے. تو میں بالکل بیسک سے سکھاؤں گی اور اس طریقے سے سکھاؤں گی کہ آپ گھر پہ اس سے ڈریسز بھی بنا سکتے ہیں اور پروڈکٹس بھی بنا سکتے ہیں. تو بیسکلی ٹائی اینڈ ڈائی کے لیے ہمیں فیبرک چاہیے ہوگا, کپڑا چاہیے ہوگا, جس کو ہم ٹائی کریں گے ڈفرینٹ طریقوں سے, ڈفرینٹ ٹیکنیک سے, جس سے ہم کپڑے کو ٹائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈائی کریں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو فیبرک کو ٹائی کیسے کرنا ہے, وہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہے وہ سب آپ کو سکھاؤں گی. اس کے لیے جو مٹیریل مجھے چاہیے وہ میں نے کاٹن لی ہوئی ہے, وائٹ کاٹن. کلرڈ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ کیمیکلز اپلائی ہوتے ہیں, کچھ کے اوپر پھر کلر کا افیکٹ ٹھیک نہیں آتا, تو آپ نے وائٹ بیس ہی لینی ہے. آبویسلی جب آپ وائٹ کپڑا لیں گے تو اس کے اوپر جو کلر ہے وہ اور پرومیننٹ اور ڈارک آئے گا. اس کے علاوہ مجھے ایک یہ تھریڈ چاہیے جس سے میں اس کو ٹائی کروں گی, اور اس تھریڈ کو سوتر کا دھاگا کہتے ہیں. آپ اس کو ایزیلی ہارڈ ویئر کی شاپ سے لے سکتے ہیں, اس سے ہم ساری جتنا بھی کپڑے کو ٹائی کرنا ہے وہ اس دھاگے سے کریں گے. اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک کے لیے مجھے روپ ٹیکنیک کے لیے روپ چاہیے تھی, میں نے روپ لی ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ پیپر کلپس بھی لے سکتے ہیں, میرے پاس کلاتھ پیگز ہیں, آپ اگر چاہیں تو وہ اویلیبل ہے تو وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ گرامز ہیں چنے, آپ ان کی مدد سے بھی ٹائی اینڈ ڈائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے سیزر رکھی ہے کیونکہ مجھے ٹائی کرنا ہے تو مجھے کٹنگ کی ضرورت ہوگی. تو یہ مٹیریل ہے جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا ٹائنگ کے لیے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں آپ کو ساری ٹائنگ کی ٹیکنیکس بتاؤں گی, تو میں نے فیبرک کے کاٹن کے ڈفرینٹ پیسز کر لیے سیمپلس کے لیے, سیمپل سائز کے.
अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ पे भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि पहले आप छोटे, क्योंकि आप न्यू स्किल सीख रहे हैं, तो आप इसी तरीके से छोटे स्केल के ऊपर पीसेस कट करके पहले ट्राई कर लें. आपको जो टेक्निक या जो रिजल्ट पसंद आए उसको फिर आप शर्ट्स पे करना चाहें, बेडशीट्स पे करना चाहें, कुशन्स पे करना चाहें, जिस भी ऑब्जेक्ट पे करना चाहें उसके फैब्रिक को आप उस तरीके से डाई कर सकते हैं. तो जिस तरह आज हम टाइंग टेक्निक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है सन बर्स्ट या सन टेक्निक. तो इसके लिए मैंने कपड़े को फ्लैट टेबल के ऊपर रख दिया एंड इसको सेंटर के अंदर से ऐसे पैक कर लिया. अब मैंने इसकी फोल्डिंग को प्रेस कर दिया एंड अब मैं इसको डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर टाई कर दूंगी. टाई करने के लिए जो मैंने सूतर का धागा आपको बताया था मैं ये यूज़ करूंगी. बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप टाई करें तो आप इसको थोड़ा सा टाइटली टाई करें ताकि उस पोजीशन से कलर अंदर सीप ना कर सके. आप देख सकते हैं मैंने सन वाली टेक्निक को फैब्रिक को टाई कर लिए. मैंने इसको 3 दफ़ा टाई किए 3 डिफरेंट लेवल्स पे. अगर आप चाहें तो 3 से ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप 2 दफ़ा 1 दफ़ा, डिपेंड आपको कितना इफेक्ट चाहिए कपड़े पे आप उतनी दफ़ा इसको टाई कर सकते हैं. टाई करने की एक टेक्निक ये है, जिस तरह मैंने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर टाई करके कट करके फिर नेक्स्ट पोजीशन लेके टाई की है. अगर आप चाहें तो आप सिंगल टाइम में ही थ्रेड को पूरा इसके राउंड टाई कर सकते हैं, एंडिंग के ऊपर नॉटिंग कर दें. जिस तरह की आप टाइंग करेंगे उसी टाइप का इंप्रेशन आपको कपड़े पर डाई होने के बाद मिलेगा. अब जिस सेकंड टेक्निक मैं करने जा रही हूँ वो है फ़ैन टेक्निक. जिस तरह हम पेपर फ़ैन बनाते हैं उसी तरीके से मैं फैब्रिक को फ़ैन की शेप के अंदर फोल्ड करूँगी एंड देन फिर इसको डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर टाई करूँगी. टाइंग का प्रोसेस वही रहेगा. आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नर टाई कर लें, आप चाहें तो इसको पूरा टाई कर लें. जैसे कि मैंने फ़ैन टेक्निक की फोल्डिंग कर ली है एंड अब आयशा मेरी हेल्प कर रही है इसको टाई करने के अंदर. तो मैं इसके कॉर्नर्स टाई कर रही हूँ. आप चाहे तो आप इस पूरे को कवर कर सकते हैं थ्रेड की मदद से. अब जो थर्ड टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ इसको पेपर क्रश टेक्निक या मार्बलिंग टेक्निक कहते हैं. आपने फैब्रिक को लेने और इसको रफली आपने ऐसे क्रश कर देने. जितना मैक्सिमम आप कपड़े को क्रश कर सकते हैं उतना क्रश करेंगे एंड अगेन धागा लेके इसको कवर कर देंगे. इसको भी आप जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए थोड़ा भी करते तो ये इम्पैक्ट वैसा ही देगा. तो आपको जिस तरह का इम्पैक्ट चाहिए, जैसा डिज़ाइन चाहिए, उतनी आप इसकी कवरिंग या टाइंग करेंगे. अब जो नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ वो स्पाइरल टेक्निक है. स्पाइरल टेक्निक में मैं फैब्रिक को स्ट्रेट रख दूंगी एंड सेंटर से पकड़ के एंड दूसरे हाथ की मदद से इसको ट्विस्ट करूंगी. सेंटर टुवर्ड्स आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ इसको ट्विस्ट करना है. अगर आपको ट्विस्ट करने के अंदर इशू हो रहा है तो आप किसी फोर्क की मदद से भी इसको ट्विस्ट कर सकते हैं. आपको इस टाइप का टेक्सचर देगा जो स्पाइरल का टेक्सचर होता है वो चीज़. और आपने कोशिश करनी है कि जो टेक्सचर है ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो आपकी लुक जो हमने क्रश टेक्निक की थी उससे रिजेंबल करेगी, स्पाइरल लुक नहीं देगी आपको. तो उसका ध्यान रखना है कि स्पाइरल प्रोमिनेंट हो और जब आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो, धागा बांध रहे हो इसके ऊपर, उसमें वो ट्विस्टिंग के अंदर इसकी शेप डिस्टर्ब ना हो. नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास है वो कॉर्नर टेक्निक है. कॉर्नर टेक्निक के अंदर आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, जितनी फोल्डिंग आप कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप इस तरह स्क्वायर फैब्रिक को भी स्क्वायर शेप के अंदर फोल्ड कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप इसको ट्रायंगल फॉर्म के अंदर भी कपड़े की फोल्डिंग्स कर सकते हैं.
जैसा अभी जो मैं टेक्निक करने लगी हूँ वो ट्रायंगल शेप के साथ फैब्रिक की फोल्डिंग कर रही हूँ। जितना मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं फोल्ड, आप उतना इसको फोल्ड कर लें। आपको जितना इम्पैक्ट चाहिए, अगर आपको इम्पैक्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप फोल्डिंग उतनी ही बड़ी रखें, अगर आपको इम्पैक्ट कम चाहिए तो आप इसको उतना ही छोटा कर दें। छोटा करने के बाद इसके जो तीनों कॉर्नर्स हैं उनको मैं नॉट करके टाई कर दूँगी। लास्ट टेक्निक मैं आपको बताऊंगी वो हम ग्राम्स या ये जो चने हैं इसकी मदद से कर सकते हैं। चने की जगह अगर आप चाहें तो आप लोबिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चने बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि जो आपको चुनरी प्रिंट मिलता है, आप अगर आपने डाई वाले लिए हों दुपट्टे तो उसमें जो चुनरी प्रिंट होता है वो हम इसकी मदद से अचीव करते हैं। तो इसके लिए जहाँ भी आपको डिज़ाइन चाहिए, चुनरी प्रिंट चाहिए, उस पोजीशन में आप पहले मार्किंग कर लें और उसके अंदर आप इस तरीके से ग्राम को होल्ड करने के बाद सेपरेट एक ग्राम को टाई कर देंगे। जैसे कि हमने फोल्डिंग्स कर ली हैं, हमने 5 से 6 फोल्डिंग्स की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइम की टेक्निक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा आप 2 टेक्निक्स को ब्लेंड करके भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। फ़ैन और आप स्पायरल को मिक्स कर सकते हैं, आप कॉर्नर और दूसरी टेक्निक्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट टेक्निक्स को मिक्स करके भी डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इनको डाई करने के बाद जो इम्पैक्ट आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा रिजल्ट आएगा। ये जो आप टेबल पे डिस्प्ले देख रहे हैं, ये सारे रिजल्ट्स जो हमने टाई किए उसको डाई करने के बाद जो इफेक्ट आया है उनके हैं, जिसके अंदर ये वाला इफेक्ट सन टेक्निक का है, ये वाला स्पायरल टेक्निक है। अगर आप कपड़े के फोल्ड देखें तो वो भी आपको वो स्पायरल इम्पैक्ट दे रहे होंगे। ये वाला इफेक्ट हमारा चुनरी प्रिंट का है जो हमने ग्राम्स की मदद से टाई करके अचीव किए। इसके अलावा ये जो हमने फोल्डिंग की थी ट्रायंगल में उसका इम्पैक्ट है। हमारे पास फैन टेक्निक का इम्पैक्ट है, और जो ये लास्ट में है ये हमारे पास क्रश पेपर टेक्निक या जो हमने मार्बलिंग की थी उसका इम्पैक्ट है। जैसे कि अभी मैंने आपको डाई के रिजल्ट्स दिखाए, टाई एंड डाई एक लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने इस एपिसोड के अंदर कोशिश की कि मैं आपको टाइंग की जितनी टेक्निक्स है वो सिखा सकूं और उस पर जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो सब बता सकूं। ये जो रिजल्ट्स हैं ये अचीव कैसे करने हैं, आपने फैब्रिक को डाई कैसे करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कल का एपिसोड। तो डाई की टेक्निक्स देखने के लिए आपसे होती है कल मुलाकात। कल तक के लिए मुझे और आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, और बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट था, ये जो टाई एंड डाई है ये बड़े ज़मानों से हम जब देखते हैं कि इसका जो असल इंटरेस्टिंग जो होगा वो इसका डाई करने का तरीका वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। डेफिनेटली वो 2-3 कलर्स अब में आप डिप करते हैं तो फिर आपको उसको थोड़ा सा पकड़ के भी रखना पड़ता है कि भाई वो कलर दूसरे में मर्ज ना हो। लेकिन ये एक ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ है, आप थर वगैरह में जाएं, सिंध में जाएं, कराची में बहुत आम इसकी साड़ियाँ, चादरें, कुर्ते वगैरह बहुत ईजीली मिल जाते हैं। वही चीज़ जब इस्लामाबाद होके आती है तो एक कुर्ता 4-4 हज़ार का हो जाता है। और भाजमीन आपने देखा होगा ये फैशन किस तरह से चीजें रिपीट होती है। एक वक्त था कि हमारी माएं, हम देखते थे वेलवेट की तमाम तर चीजें, दोबारा से वेलवेट इन हुआ और कितना ज्यादा हम इसी दुनिया में फिरेंगे ना, कहाँ ऐसे ही होगा। सिल्क हो गया, जॉर्जेट है, सारी चीजें। सिल्क में अब 2-3 शेड्स की साड़ियां और ये चीजें हम देखते हैं, वैरायटी अच्छी हो गई है, यानी कि उसका म्यार ज्यादा बेहतर। अच्छा, ये जो 2-3 शेड की आपने सुना होगा, जब हम कोई चीज कहते हैं ना ये मैंने लेनी है, तो हमारे घर की जो बुजुर्ग खवातीन होती है वो कहती है ये तो मैं अपनी जवानी में पहन चुकी हूँ। तो वो सारे फैशन उन्होंने ऑलरेडी किए हुए होते हैं और वही चीज रिपीट हो रही होती है। अभी
शॉर्ट शर्ट्स हो या लॉन्ग शर्ट्स हो, प्लाजोज हो या शलवारें बड़े पांचे वाली वो जिसपे मोटी मोटी सिलाइयां और साथ बटन्स, और ये बहुत पुराना फैशन है बिल्कुल। और आप ये फिर लेकिन ये टेक्निक जो बताइए दिखाइए तो बाकी में जिन लोगों को थोड़ा सा टाइम होता है और उनको इंटरेस्ट भी होता है कि यार कोई डिफरेंट कपड़े पहने, इसके ऊपर अगर आप हल्का सा गोटा लगाएं इसी कपड़े के ऊपर, बहुत प्यारा वो बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत ज्यादा भरा हुआ ना हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले दिनों मैंने एक चादर देखी इस तरह टाई एंड डाई की और उसके ऊपर गोटे का वर्क था और 7,000 रुपए की वो मुझे बता रहे थे कि है, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मैंने ली तो नहीं उस वक्त क्योंकि फिर वो बड़ा लंबा सिलसिला हो जाता है, किसी के साथ अच्छा सूट लेना है तो फिर यूं करना है, क्योंकि ऐसी चीजों के साथ सिंपल सूट फिर खुद से आपने पहने और ट्रेडिशनल आपकी चूड़ियां वगैरह और फिर कोई प्रॉपर इवेंट हो तो उस पे आप इतना तैयार हो उसके लिए। सकते हैं। लेकिन ये कि ज़ारा ने बहुत अच्छा वो टेक्निक सारी 4-5 आयशा भी थी। हैं, आयशा भी थी साथ में, और वो सारी टेक्निक्स बताई। लेकिन जब इसके डाई का जो सेगमेंट हम आपको दिखाएंगे तो हम खुद भी उसको फिर ट्राई करेंगे घर में। और इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो खवातीन जो कहती हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, घर में आप इस तरह का काम करें, पिक्चर्स अपलोड करें और आप दुपट्टे ये बड़े कर अच्छे सकते डाले हैं, हैं। आप बेच सकते हैं दुपट्टे अच्छे अच्छे, और बहुत सी खवातीन ये काम करती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी आपकी बच्चियों को खासतौर पर इन तमाम तर चीज़ों में हम अक्सर देखते हैं जो बच्चियां स्कूल से फ्री या छुट्टियां हो जाती हैं उन्हें या कॉलेज से फ्री होती हैं, उनको इस तरह के कोर्सेज लाजमी करवाएं ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज वो करती रहेंगी। बिल्कुल, मसरूफ उनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने बच्चे, मैं कहूँगी टीनेजर जितने, जब वो टीन एज में एंटर हो जाए ना तो ये फिर आपका काम है, आप लोगों ने कहाँ पे मसरूफ रखना है। जितनी पॉजिटिव सरगर्मी में उनको मसरूफ रखेंगे उतने ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। और अगर आप उन्हें छोड़ देंगे ना मोबाइल देके और आपको पता ही नहीं, आपकी इल्म ही नहीं है कि बच्चे उस मोबाइल पे क्या देखते हैं, क्या करते हैं, दरवाजा बंद है, अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो फिर आप नताइज भी उसी तरह के देखते हैं। मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद जब हम पढ़ते थे तो उस टाइप एक ट्रेंड होता था 3 महीने कुछ ना कुछ लाजमी कोर्स करने, Especially beautician course करते थे, stitching करते थे, yes. और अब उसके बाद क्या हुआ, अब किसी से पूछे ये लड़के हो या लड़कियां, हम बस गेम खेल रहे थे, पबजी खेल रहे थे, ये खेल रहे थे, वो खेलते। लेकिन जब अब हम प्रैक्टिकल एज में आए तो हमें ये रियलाइज हुआ है कि ये चीजें खुद सीखना कितना जरूरी है, इसको आप आउटडेटेड नहीं कह सकते। क्योंकि मैं एक दफा इंटरव्यू सुन रही थी, मैडम नूर जहां की जो बेटियां थी वो कह रही थी कि मेरी जो वालिदा थी उनको इतनी अच्छी साड़ी का वो आता होता था कि उनका कुछ गलत कुछ भी टेलर सी देता था तो वो कहती थी कि ऐसे नहीं ऐसे है। जब आपको खुद स्टिचिंग आती होगी, खुद काम आता होगा तो आप किसी से करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे। आपको खुद समझ ही नहीं है तो आप किसी को क्या समझाएंगे कि मुझे क्या चीज चाहिए, या क्या इन है या क्या अच्छा, जब फैशन ये है। लोग समझना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या बदकिस्मती है हमारी कि अगर कोई अपने हाथ से खुद काम करना जानता है तो हम उसको ये समझते हैं कि यार ये तो अपने हाथों में खुद ही कपड़े सी लेती हो। हम उसको अब अच्छाई नहीं बुराई समझते हैं। अच्छा यार खुद कपड़े सी लेती हो। अगर जिस तरह अभी आपने ये बात की ना कि टाई एंड डाई की, अगर किसी को साड़ी का फॉल बनाना आता है कुछ, ये पहले इन चीज़ों को जो है वो काबिलियत समझा जाता था, लेकिन अब उफ तो अब ये काम कौन करे। अब आपको इस तरह के कमेंट सुनने को आते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जिस मिट्टी से हमारा ताल्लुक है या जो हमारी ट्रेडिशन है या जो हमारी तहजीब है उसमें हमेशा ये चीज़ सिखाई जाती है। बेशक पैसा बहुत हो, बेशक मुलाजिम हो, लेकिन जिन घरों में तरबियत है वो कभी अपने मुलाजिम से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। वो अपने से बड़े बंदे को कभी ये नहीं कहेंगे कि जनाब आप मुझे पानी पिला दें, ये करें। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। हमारी हमेशा इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम इसलिए फोकस्ड रहते हैं और बात करते हैं कि ये चीज़ें ताकि हम सुने और इन चीज़ों को दोबारा हम इसका रिवाइवल हो, ताकि आपकी सोसाइटी जो है वो निखार की तरफ जाए, उसकी बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि नहीं, अच्छा नहीं मैं तो अच्छा, वैसे किचन में एक नहीं चीज गई। मैं सुनती होती थी जी नहीं आप खैर आप अच्छा, एक चीज मैं सुनती थी तो मुझे लगता था ये कि नहीं ये क्या बात है, हमारे बड़े पता नहीं ये बातें क्यों करते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आई। वो कहते थे कि आप अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जहां पे भी आप काम करें। मैं कहती थी ये क्या चीज होती है खानदान, मैंने तो अपने मामा पापा को रिस्पेक्ट कभी मैंने नहीं ख्याल रखना, मैं तो कहती थी मैं क्यों ख्याल रखूं, मुझे क्या। तो एक दफा मुझे किसी ने कहा कि आपको देख के लगता है कि आप अपनी मदर की बेटी हैं, तो उनका भी एटीट्यूड ऐसा ही था, वो बड़ा हमसे प्यार करती थी। तो मैंने कहा अच्छा तो ये क्या चीज होती है, कहते ये होता है कि खानदान को लेके चलना। मैंने कहा मैंने तो कभी सोच के नहीं किया, लेकिन मैंने कभी माइंड में नहीं था, लेकिन क्योंकि घर का माहौल होता ऑटोमेटिकली वो चीज तो आप आपकी किसी को behavior में कह आ के नहीं कर सकते कि आपने हमारे खानदान, अब जो जिस तरह बेटे होते हैं या बेटी होती है, ये जो लफ्ज कहा जाता था कि रिप्रेजेंट करते हैं या इज्जत होती है इनके हाथ में फैमिली की, तो हम उस टाइम पे बड़े कहते थे क्यों फैमिली की इज्जत का भी बोझ उठाएं, जैसे कोई बोरी है जो हमने उठा के जानी होती है। अमूमन क्या कहा जाता है जब आप कहीं जाते हैं, फर्स्ट टाइम किससे मुलाकात होती है और आप वापस निकल के जाते हैं तो कहते हैं यार किसी अच्छे माँ बाप की औलाद है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरबियत हुई है। और अब इस चीज का रियलाइज होता है कि अगर आपको ऐसे लोग फील्ड में मिल जाए ना जो
अच्छी तरबियत वाले हैं, आपसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। हाँ, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे माजवीन आपने कहा ना कि ये बड़ी अच्छी बात समझी जाती है। हमारी नानी हम अक्सर कहा करती थी कि जितनी भी स्किल्स हैं, कुकिंग है, स्टिचिंग है, आपको शौक है मेकअप, ये मुख्तलिफ कोर्सेज आप करना चाहते हैं, आप करें, आप सीखें, उनको भूल जाए बेशक, सीख के आप उसको साइड पे रख दें। आप नहीं जानते जिंदगी में कब कौन सी चीज आपकी कहाँ काम आ जाए। वो हमेशा हमें ये कहा करती थी, हर चीज सीखो, हर चीज सीखो। और इसी ये रीजन थी कि मुझे कुकिंग की तरफ था, तो मैं तकरीबन कोई 10-11 साल की थी तो मैं किचन में बाकायदा कुकिंग करना स्टार्ट हो गई थी। मैं बहुत छोटी सी थी और यकीन करें मैं इतनी अच्छी कुकिंग करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसकी तारीफ करती है। तो मैंने अक्सर कहती हूँ, मैंने कहा मैं इसकी रीजन ये कि मैं बहुत छोटी उम्र से कुकिंग कर रही हूँ। किसी न किसी चीज में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, लाइक चाहे वो स्टिचिंग है, कुकिंग है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं उसको जरूर सामने लेके आए कि वाकई में हमने इंटरनेट को और मोबाइल को वक्त ज़ाया करने का एक जरिया बना लिया। बिल्कुल। उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह अभी टाई एंड डाई बताया। अब जिनको शौक होगा ना, उन्होंने टाई देख ली ना, अब वो डाई का तरीका जाके नेट पे ही देख लेंगे कि लेट्स सी यार, चलो ईद से पहले कुछ ऐसी चीज बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ऐसे होता है, मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको इस चीज पे इनकरेज करते हैं ना, वो आपके खैर ख्वाह होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मुझे मेकअप नहीं आता था जब मैंने K2 ज्वाइन किया, तो मुझे हमेशा ना मैं आपको मैम ही कहूंगी, हमारी सीनियर है मैम माजवीन, और हमारी मेकअप आर्टिस्ट है नजमा आपी, बड़ा इस चीज पे इनकरेज करती थी, खुद सीखो। तो कहती थी मुझसे कैसे होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अब ये होता है कि कहीं जाओ तो गुजारे लायक हो जाते हैं, तो सीखना बड़ा और वो गुजारा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बड़ा फिट हो जाएगा। मैं कोई सैर सूर करा दें यार, बहुत बातें हो गई, लोग भी तंग आ गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं कि जैसा कि हमेशा हम प्रोग्राम में हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे उनको घुमाते फिराते हुए खुद भी हम सैर कराते इसी बहाने। तो चलिए जी, आपको लिए चलते हैं मुल्तान। और मुल्तान में एक बहुत ही खास जगह है जिसे आमो खास बाग कहा जाता है और सच में बहुत खास है। चलिए आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या कुछ है और लोग कितना ज्यादा से एंजॉय करते हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों ने सैर की है खासो आम या आमो खास बाग की। और अब जैसे कि आप लोगों ने सुना कि वहाँ पर बहुत पुराने दरख्त भी हैं, यहाँ पर कचहरी भी लगा करती थी। और जो बच्चे वहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी अपने तासुरात का इजहार किया कि वो बड़ा पसंद करते हैं यहाँ पर आना। और मजबून वो झूले भी थे पुराने वाले, हमारे बचपन में थे। झूला में जिद्दत नहीं आती, आई डोंट नो कि ये क्या, लेकिन ठीक है चलिए। उसमें मानो कौन सा झूला आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा, मुझे ना स्विंग के अलावा सीसा होता था ना, वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बचपन से जिस तरफ मैं बैठती थी दूसरी बंदा तो मैं हमेशा सीसा में जीती हूँ, तो हमेशा मेरे साथ भी होता था कि दूसरी तरफ 2 बच्चों को बैठना पड़ता था हमेशा। और अभी भी कभी मैं किसी के साथ दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्या बोलती है यार, हम दोनों तो बैठते नहीं एक दूसरे, तो फिर तुम लोग कोई ना कोई झूल लेता उसमें। अच्छा, मुझे स्लाइड लेनी बहुत अच्छी लगती थी और बहुत बुरे तरीके से जो गिरी भी हूँ मैं उनसे। उल्टा चल के वाली होती है यार, वो कश्ती से वो ड्रैगन जिसे कहते हैं। मुझे इतना वो कोई झूला पसंद है शुरू से बहुत पसंद है। लेकिन ये देखिए जब आप नीचे जा रहे हो तो आपका दिल भी साथ एकदम तो फिसल ही जाता है। सामने वालों के एक्सप्रेशंस देख के जो हंसी आती है, रोको भाई रोको, झूले को रोको। और अमूमन ऐसे होता है कि वाकई में झूला रोकना पड़ जाता है और बिठाने से पहले वो कहता है कि भाई कमजोर दिल वाले ना बैठे, और कमजोर दिल वाले ही जाके बैठते हैं। और फिर वो जो चीखे मार होते हैं, कुछ लोगों की तो हालत इतनी खराब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है मेरे ख्याल में, पार्क्स की अपनी अहमियत अपनी जगह। और ये तो एक तारीखी पार्क है जहाँ पर वो बताते हैं कि जी यहाँ पर जो है जिरगे भी होते थे, जिरगे लाइक वो जो फैसले हुआ करते थे उस टाइप के। लेकिन पार्क्स इसलिए ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट का आपके पास और कोई ज़रिया नहीं है सिवाय पार्क्स के। अगर आप दूर दराज इलाकों में जाते हैं, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मजबूत, जो यानी कि 4 व्हील ड्राइव हो या फिर जो है ना ऑफ रोड गाड़ी हो। छोटी गाड़ियों में जाते हैं फिर आगे जाके प्रॉब्लम, आपकी जेब में खूब सारे पैसे होने चाहिए। लेकिन पार्क्स ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर के थोड़े से डिस्टेंस पे या टैक्सी या रिक्शा या किसी भी चीज़ पे आप बैठ के जा सकते हैं। और जब आप घर के माहौल से, इन्वायरमेंट से निकलते हैं, कुछ सब्जा देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, आप कुछ खाते पीते हैं, तो आप यकीन करें कि आप पूरे वीक के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। आपके मूड पे इसका बड़ा असर होता है। मैं तो कहूंगी डेवलपमेंट के नाम पे तो इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे होते हैं और कितने एड्स चल रहे होते हैं, लेकिन उनमें भी ये चीजें मस्ट होनी चाहिए। कहा तो जाता है कि इसमें फलां चीज भी है और पार्क भी और ये, लेकिन जब आप वहां पर मौजूद जगह पे जाएं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई पार्क नहीं होता, कोई कब्रिस्तान नहीं होता, कोई ऐसी चीज वहां पर नहीं होती उस प्लान में, तो मेरे ख्याल में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, अगर कोई न्यू सोसाइटीज बन भी रही हैं, इन चीजों का ख्याल रखें। बिल्कुल ग्रीनरी का स्पेशली ख्याल रखें कि सारा कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, तो ग्रीनरी मस्ट है, जरूरी है, ताकि उससे एक तो बहुत सारा एनवायरनमेंट का जो आपका पोल्यूशन है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, वैसे हम बात तो कोई और करें, लेकिन एक छोटी सी चीज जो एक प्रॉब्लम भी है, आई होप सो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सोसाइटी ऑनर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में
جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ ایلوکیٹ تو ہوتی ہے جگہ قبرستان کے لیے یا پارک کے لیے، وہ بنے نہیں ہوتے، لیکن وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر قبرستان کے لیے جگہ ایلوکیٹ ہو رہی ہے ان کے سامنے کوئی گھر نہیں لیتا، پلاٹ نہیں لیتا اور وہاں پہ کرایہ دار نہیں کر سکتے، یوز نہیں کر سکتے اسے، تو وہاں پہ جو مالک مکان ہوں گے وہی یوز کریں گے. دیٹس اے ویری بگ پرابلم. اور جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ جگہ آپ کو پتہ ہے خالی میدان ہے، وہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں، تو بچے وہاں پہ کیا کھیلیں گے؟ سیکیور انوائرمنٹ نہیں، فینسنگ نہیں ہوئی ہوئی. اب پارکس کے حوالے سے اگر ہم اسلام آباد کے کچھ پارکس کی بات کریں تو ایسے بھی کچھ جگہوں پہ ہوا ہوا ہے کہ وہاں سے ویل چیئر نہیں گزر سکتی. وہ ایسے ان کی جو فینسنگ ایسی ہے کہ آپ کو ٹیڑھا میڑھا ہو کے، اور ہیلدی بندہ ہو تو ویسے وہ بھی پھنس جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، تو ویل چیئر نہیں گزرتی. ہاں اپنی تو وہ اپنے ایکسپیرینس تو بولنا ہی پڑے گا اپنے رائٹس کے لیے، تو ہم بس وہ شیئر لیکن وہی کہ اگر کہیں پر ہے پارکس ہیں اور گورنمنٹ آپ کے لیے ایک جگہ مخصوص کرتی ہے اور آپ وہاں جاتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی صفائی کا خیال رکھیں. توڑے موڑے نہیں. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان خوشی میں اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم عموماً 14 اگست پہ 23 مارچ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر نکل کے کچھ نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں، نوائز پولوشن پھیلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے بائک پہ ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، دوسروں کی فیملیز کو جو ہے تنگ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کرے کہ ہماری فطرت سے یہ چیز ختم ہو جائے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہم سمجھیں اس چیز کو کہ جیسے اگر ہمارے ساتھ فیملی نہیں ہے تو کل کو ہماری فیملی بھی تو باہر جا سکتی ہے، وہ بھی باہر انجوائے کر سکتی ہے. ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں وہ کم ہوں گے. ختم تو نہیں ہوں گے، کم ہوں گے. لیکن جو بھی پارکس ہیں اس کو اپنا سمجھ کے اپنے گھر کی طرح کی، جیسے ہم اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کی بھی اسی طرح سے آپ جو ہے خیال رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ اور آپ کے بچے جاتے ہیں، وہ گن جو ہم شاپر ہیوی شاپر لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہاں سے جو خالی ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ہم اٹھا کے نہیں لا سکتے. اس کو پراپر ڈسٹ بن میں پھینکیں. اور اگر فرض کرو وہاں پر کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے تو باقاعدہ اس کی شکایت کریں کہ جی یہاں پر لوگ آتے ہیں بیٹھ کے کھانا وانا کھاتے ہیں تو یہ کہاں پر جو ہے یہ گند وغیرہ پھینکیں. تو ہم اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو تھوڑا سا محسوس کریں گے تو آئی تھنک کہ چھوٹی چھوٹی جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. مانور آپ کا، پروین آپ کا، محجبین آپ کا، تھینک یو سو مچ. اور ہمارے کالرز کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جب بھی کال کریں آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے تو ہمارے ساتھ بات چیت ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.